छोटा था पर उसका हौसला असीम था। जिसे जिंदगी बांध ना सकी उसे मौत भी रोक ना सकी। वो भारत माता का बेटा था जिसने देश के लिए अपनी जान दे दी। अब वो नहीं रहा, इसलिए उसकी कहानी जिंदा करना बहुत जरूरी है। हम अक्सर ये सुनते हैं, जो होता है अच्छे के लिए होता है, लेकिन क्या ये सिर्फ एक दिलासा है? क्या हम ये इसलिए कहते हैं क्योंकि कई बार अन्याय के खिलाफ हम कुछ नहीं कर पाते? हम चुप हो जाते हैं और इतिहास भी चुप रह जाता है। लेकिन क्या इतिहास का चुप रहना सही है? एक 12 साल का बच्चा जिसे जिंदगी ने जिम्मेदारियों के बोझ तले दबा दिया, लेकिन जिसने कभी अन्याय के आगे सर नहीं झुकाया। एक बच्चा जिसने सत्य और धर्म के लिए अपनी जान दे दी। क्या यह भी अच्छे के लिए हुआ? सोचिए क्या गुजरी होगी उसकी मां पर, जिसने पहले अपने पति को खोया और फिर अपने 12 साल के बेटे को शहीद होते देखा। क्या ये इतिहास का सबसे बड़ा अन्याय नहीं? क्या ये हमारी जिम्मेदारी नहीं कि उसकी कहानी को फिर से जिंदा करें? ये सिर्फ एक केवट की कहानी नहीं, बल्कि भारत के स्वतंत्र संग्राम की सबसे बहादुर गाथाओं में से एक है। हमारे आज की गाथा एक ऐसे केवट बालक की है जिसने अपनी जान दे दी, लेकिन अपनी नाव को जुल्म का भार नहीं उठाने दी। ये कहानी है बाजी राउत की। नमस्कार और स्वागत है आपका राष्ट्र गाथा में। एक ऐसा सफर जहां हम बीते वक्त की धूल हटाकर उन गाथाओं को आपके लिए लेकर आते हैं जिन्होंने भारत के इतिहास और संस्कृति को अमर बनाया। 1938 का भारत देश स्वतंत्र संग्राम के चरम पर था, लेकिन हर लड़ाई केवल मैदानों में नहीं लड़ी जा रही थी। हर गांव, हर कस्बा, हर नदी का किनारा एक युद्धभूमि बन चुका था। ये कहानी उड़ीसा के ढेंकनाल जिला के नीलकंठपुर गांव की है, जहां अन्याय और अत्याचार के खिलाफ क्रांति की चिंगारी सुलग रही थी। लेकिन कौन जानता था कि इस क्रांति का सबसे निडर योद्धा सिर्फ 12 साल का एक केवट होगा। 5 अक्टूबर 1926 नीलकंठपुर गांव। बाजी का जन्म एक निर्धन परिवार में हुआ। उनके पिता हरि राउत, जो ब्राह्मणी नदी पर नाव चलाते थे, वो बाजी के जन्म के कुछ साल बाद ही चल बसे। परिवार की पूरी जिम्मेदारियां बाजी के मां पर आ गई। एक अकेली मां और घर चलाने के लिए कोई सहारा नहीं। बाजी की मां चक्की पर धान पीस कर किसी तरह गुजारा करती थी। 2 वक्त की रोटी कमाना मुश्किल था। बच्चों के लिए स्कूल जाना तो बहुत दूर की बात थी। बचपन में ही बाजी को समझ आ गया था कि अगर उसे अपने परिवार का पेट भरना है तो उसे अपने पिता की तरह नाव चलानी पड़ेगी। 12 साल का बालक, एक नाव और परिवार की भूख मिटाने की जिम्मेदारी। लेकिन बाजी सिर्फ नाव चलाने वाला एक साधारण बालक नहीं था। वो अपने परिवार की पीड़ा के साथ साथ अपने आसपास लोगों पर हो रहे अत्याचार को भी महसूस करता था। वो समाज की पीड़ा को भी समझता था। उसकी आंखों ने देखा कि कैसे उनके गांव में राजा शंकर प्रताप सिंह अंग्रेजों के साथ मिलकर अपनी ही प्रजा पर अत्याचार कर रहा था। कैसे गरीब किसानों से जबरदस्ती कर वसूली की जा रही थी, कैसे उनकी फसलें छीनी जा रही थी। अंग्रेजों की पुलिस ने तो औरतों को भी नहीं छोड़ा था, और वो जो विरोध करता उसका घर जला दिया जाता। यही वो आग थी जिसने बाजी राउत को एक क्रांतिकारी बना। 1930 के दशक में उड़ीसा की कई रियासतों में प्रजामंडल आंदोलन जोर पकड़ चुका था। ढेंकनाल में इस आंदोलन ने राजा के खिलाफ जनता को एक साथ खड़ा किया। बाजी राउत इस लड़ाई में पीछे नहीं रह सकता था। वो बानर सेना, जो कि नन्हे क्रांतिकारियों का दल था, उसमें शामिल हो गया। प्रजामंडल के सदस्यों ने बाजी और उसके साथी लड़कों को ब्राह्मणी नदी के किनारों पर पहरेदारी करने को कहा। उनका काम था, अगर अंग्रेजों और जागीरदारों का कोई भी आदमी नदी पार करते दिखे तो तुरंत ये सूचना मंडल के बाकी सदस्यों को दी जाए। उनका नदी पार करके इस पार आने का मतलब ये होता कि इस पार बसे और कई गांव अंग्रेजों की लूट और अत्याचारों के शिकार हो जाते। ऐसा निर्देश पाकर बाजी राव दिन रात ब्राह्मणी नदी के किनारे पहरेदारी करने लगा। उसने ना धूप देखी ना बारिश,
दिन रात बस पहरेदारी में लगा रहा। बाजी और उनके साथी गुप्त संदेश क्रांतिकारियों तक पहुंचाते, अंग्रेजों और राजा के सैनिकों की गतिविधियों पर नजर रखते। बाजी ने एक वचन दिया कि वो अपनी नाव से कभी भी दुश्मनों को नदी पार नहीं कराएगा। 10 अक्टूबर 1938 को ब्रिटिश पुलिस ने भुवन में कुछ लोगों को गिरफ्तार किया और उन्हें भुवनेश्वर थाने ले गए। इनकी गिरफ्तारी से आक्रोश में आए लोगों ने रिहाई की मांग करते हुए प्रदर्शन करना चालू कर दिया। इनकी रिहाई की मांग इतनी जोर की थी कि ब्रिटिश सरकार घबराने लगी। ब्रिटिश पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे लोगों पर गोलियों की बौछार कर दी। इस गोलीबारी में प्रदर्शनकारियों में से 1-2 लोगों की मृत्यु हो गई। अपने साथियों की मृत्यु ने लोगों का आक्रोश और भी बढ़ा दिया। इस बढ़ते आक्रोश को देख पुलिस ने अपनी जान बचाने के लिए ब्राह्मणी नदी के नीलकंठ घाट होते हुए ढेंकेनाल भागने का प्रयास किया। रात के अंधेरे में ब्रिटिश पुलिस भागते भागते नीलकंठ घाट पर पहुंची, जहां बाजी की नाव खड़ी। आधी रात हो चुकी थी। मूसलाधार बारिश ने उन्हें भिगा दिया था। तारीख बदल के 11 अक्टूबर हो चुकी थी। उन्होंने थक कर सोते हुए छोटे से बाजिया को उठाया और उन्हें नदी के पार पहुंचाने का हुक्म दिया। बाजी ने सेना के जुल्मों की कहानी सुन रखी थी। उन अत्याचारों को याद करते हुए बाजिया ने उनको उस पार उतारने से साफ इनकार कर दिया। ब्रिटिश पुलिस घमासान बारिश के चलते हुए भीगी हुई तो थी ही, वह प्रदर्शनकारियों के डर से भाग भाग के थक भी चुकी थी और यहाँ एक नन्हा सा बालक उनके हुक्म को ठुकरा रहा था। इस बात ने उन्हें क्रोधित कर दिया और उन्होंने अपने बंदूकों की नोक बाजिया की ओर कर दी। बाजिया बिल्कुल नहीं घबराया और उन्हें उस पार उतारने से साफ इनकार कर दिया। सिर्फ 12 साल के उस छोटे से बच्चे का साहस देख अंग्रेज पुलिस हैरान रह गई। उनमें से एक सिपाही ने बाजिया को पकड़ लिया और जोर से झटका दी। दूसरे सिपाही ने अपनी बंदूक उठाई और उसके भारी पिछले हिस्से से बाजिया के सर पे वार किया। बंदूक की चोट इतनी जोर की थी कि बाजी राउत जमीन पर गिर गया। जोरदार प्रहार सहकर बाजी का सर फट गया था। सर से खून निकल रहा था, खून की धारा बहने लगी। वो लहूलुहान होकर जमीन पर पड़ा। बाजिया भले ही उम्र में छोटा था, मगर उसका साहस किसी महान योद्धा से कम ना था। बाजी राउत फिर उठा और जल्दबाजी में नदी के किनारे खड़ा हुआ और अंग्रेजों को मना करते हुए अपने साथियों को पुकारने लगा। वो अपने दोस्तों को आवाज देकर बुलाने की कोशिश कर रहा था। वहीं नदी के उस पार सोते हुए उनके साथियों को बाजिया की आवाज गूंजती हुई सुनाई देने लगी। प्रजामंडल के सदस्य फुर्ती से उठे और नदी के किनारे पहुंच गए। वहां उन्होंने देखा कि 12 साल का बाजिया ना तो अंग्रेजों से डरा और ना ही भागा, बल्कि दृढ़ता से उनका मुकाबला करता रहा। उसमें देशभक्ति की भावना इस हद तक भरी हुई थी कि उसने अपने शरीर का बलिदान देना स्वीकार किया, मगर अंग्रेजों के सामने झुकना नहीं। जब तक प्रजामंडल के बाकी सदस्य घटनास्थल पर पहुंचते, ब्रिटिश पुलिस ने नाव की डोरी को पेड़ से खोल दिया और दूसरी ओर जाने का रास्ता खींच लिया। कुछ प्रजामंडल के सदस्य रस्सी लेकर आए और उन्होंने खुद को नाव से बांध दिया और नदी के किनारे डट कर खड़े हो गए। उन्होंने रस्सी को अपनी कमर पर कस कर बांधा और इस प्रकार खड़े हो गए मानो नदी किनारे पेड़ हो। मगर ब्रिटिश पुलिस ने उनकी रस्सियां काट दी और नाव में बैठकर भाग निकले। अब तक बाजी राउत के सर से बहुत खून बह चुका था, लेकिन वो अब भी जिंदा था। मगर अंग्रेज पुलिस की क्रूरता थमी नहीं। उन्होंने कुछ दूरी से ही प्रजामंडल के निहत्थे सदस्यों पर गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। उसी गोलीबारी ने नन्हे वीर बाजी राउत के मासूम शरीर को छलनी कर दिया। बाजी के साथ उनके साथी भी शहीद हुए। नंदू चौधरी, लक्ष्मण मलिक, रुधि मंडल और श्रवण मलिक, इन सभी बच्चों ने अपनी जान देकर आजादी की राह में एक अमर दीप जला दिया। कई और साथी बुरी तरह घायल हो गए, मगर उनके चेहरों पर डर नहीं बल्कि गर्व की चमक थी। नीलकंठपुर के इन बच्चों के बलिदान की ये गाथा पूरे देश में इस तरह गूंजी कि स्वतंत्रता संग्राम की चिंगारी एक ज्वाला बन गई। बाजी राउत और उनके साथियों की शहादत ने लोगों के दिलों में ब्रिटिश राज के खिलाफ एक ऐसी आग जला दी जो फिर कभी नहीं बुझ पाई।
नीलकंठपुर में आज भी 11 अक्टूबर को बाजी की याद में एक सभा का आयोजन होता है, जहां नगरवासी उनके महान बलिदान को याद करते हैं। लेकिन जिस देश के लिए उसने अपनी जान दी, वही देश उसे भूल गया। इतिहास की किताबों में उसका नाम ही नहीं है। बाजी राउत सिर्फ एक 12 साल का बच्चा नहीं था, वो स्वतंत्रता की लौ था, जो इतनी कम उम्र में भी अन्याय के खिलाफ खड़ा हुआ और सत्य के लिए शहीद हुआ। क्या हम भी बाजी राउत की तरह सत्य की नाव पर सवार होने की हिम्मत रखते हैं? पूछिए खुद से। ये कहानी थी बाजी राउत की। आप सबका हमारे शो राष्ट्रगाथा से जुड़ने का बहुत बहुत धन्यवाद। इस शो के द्वारा हम अपने देश के भूले हुए नायकों की कहानियां साझा करते हैं, ताकि हम अपनी धरोहर से जुड़े रहें, आगे बढ़ते रहें और अपने इतिहास को ना भूलें। आइए साथ मिलकर भारत का परचम पूरे विश्व में फहराएं। जय हिंद, जय भारत।